वेलकम बैक टू हिंदी साहित्य मार्गदर्शन। हम कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी, जिसके तहत हम इकाई 1 पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। कल हमने पाली भाषा तक पढ़ लिया था और आज हम प्राकृत भाषा के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृत या प्रकृति दोनों को एक ही मान सकते हैं। जो नेचर जैसे स्वभावगत जन्मजात से जो चीज़ें स्वाभाविक होती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मनुष्य के गुण है वो बचपन से ही स्वाभाविक होते हैं। वे गुण कौन कौन से हैं? जैसे दया करना, प्रेम करना, ये हमारे जन्मजात होते हैं और ये स्वभावगत ही होते हैं। और प्राकृत भाषा भी ऐसी स्वभावगत भाषा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि प्राकृत भाषा का विकास जो है बहुत पहले से चला आ रहा था संस्कृत भाषा से। प्राकृत भाषा की जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पहले से ही चली आ रही थी। आपको याद होगा कि भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन में हमने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ा और मध्यकालीन में हम पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृत ऐसी भाषा है जो प्राचीन काल से ही व्यवहारिक रूप में जिसको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे संस्कृत में भी इसका व्यवहारिक रूप देखने को मिला, पाली में भी, और प्राकृत में तो ये है ही। आगे चलकर आधुनिक काल में भी इसके अन्य रूप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्राकृत भाषा यह मध्यकालीन की आर्य भाषा के दूसरे चरण की भाषा है। इसका समय पहले ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया है। इसे जन भाषा भी कहते हैं। यह पाली के समांतर चली आ रही थी, लेकिन पहली ईस्वी के आसपास व्यापक रूप से दिखाई दी। इसमें सर्वाधिक जैन साहित्य की रचना हुई है। किसकी रचना हुई है? जैन साहित्य की। वररुचि ने जो व्याकरण ग्रंथ लिखा है प्राकृत प्रकाश, इसके आधार पर जो है प्राकृत भाषा को 4 भागों में बांटा गया है, महाराष्ट्री, पेशाची, मागधी और शौरसेनी। महाराष्ट्री में राजपूताना और मध्य प्रदेश की भाषा आती है। पेशाची, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, भूतों की भाषा भी इसे कहा गया है, जो पंजाब और अफगानिस्तान की भाषा थी। और मगधी जो है पूर्वी क्षेत्र में बोले जाने वाली, और शौरसेनी पश्चिमी बोली के क्षेत्र इसमें आते हैं, ठीक है। इसका 5वां भेद भी दिया गया है, वो है अर्धमागधी। कौन सा है? अर्धमागधी, जिसको हरदेव बहारी ने दिया था। याद रखिए, इसका जो 5वां भेद है अर्धमागधी, उसे हरदेव बहारी ने दिया था, ठीक है। प्राकृत भाषा में कौन कौन से व्याकरण एवं साहित्य लिखे गए हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। गौड़ बहु, गौड़वध और सेतुबंध महाकाव्य लिखे गए हैं। गाहा सतसई, गाहा सप्तशती और वजालग जैसे खंड काव्य लिखे गए हैं, ठीक है। इस भाषा को मानक रूप से देने के लिए व्याकरण ग्रंथ भी लिखे गए। कौन कौन से? वररुचि का प्राकृत प्रकाश और आचार्य हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण। इसके बाद यह भाषा आम जनता से दूर होती गई। राजशेखर ने प्राकृत भाषा को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। इन्होंने क्या कहा है? प्राकृत भाषा को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा। राजशेखर कौन है? हमें साहित्य शास्त्र में राजशेखर का नाम सुनने को मिलता है। इनकी रचना है कौन सी? काव्य मीमांसा, ठीक है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा गया है। इसको प्राकृत का पाणिनि इसलिए कहा गया, पाणिनि ने क्या किया था? संस्कृत भाषा को समझने के लिए लौकिक भाषा को एक नियमबद्ध कर दिया था, ताकि सारे लोग जो है इसको अच्छी तरह से समझ पा सके, ठीक है। वैसे ही हेमचंद्र को प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत भाषा की सामान्यतः विशेषताएं क्या क्या है? इसमें 10 स्वर है और इसकी ध्वनियाँ वही है जो पाली भाषा में। इसमें भी उतनी ध्वनियाँ हैं, वही ध्वनियाँ हैं जो पाली भाषा में थी, और इसमें ह्रस्व दीर्घ ये भी उसी वैसे ही है जैसे पाली भाषा में थे, ठीक है। प्राकृत भाषा की कुछ नई प्रवृत्तियाँ हैं, वो कौन कौन सी है? क्षतिपूरक दीर्घीकरण की शुरुआत, किंतु इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग अपभ्रंश में किया है। इसका अर्थ है संयुक्त व्यंजनों को सरल करने हेतु द्वित्वीकरण की प्रक्रिया क्षतिपूरक दीर्घीकरण कहलाती है। आधा व्यंजन को पूरा व्यंजन में मिला दिया गया, जैसे कि आधा व्यंजन है उसको पूरे व्यंजन में मिला दिया, ठीक है। ये है, इसको ये क्या बन गया? पूरा चौ बन गया, ठीक है। और उससे पहले वाले व्यंजन की लगी मात्रा को दीर्घ मात्रा कर दिया। जैसे मान लो सी च चा है
तो ये बन गया सी चा। ठीक है, उसके पहले वाले व्यंजन में लगी मात्रा दीर्घ होगी, मतलब छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में बदल गई। इसके अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। जीवा, जैसे छोटी ई की मात्रा है, जैसे जीवा में छोटी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा बन गई जीव, और जो इसमें आधा व्यंजन है वो पूरा हो गया। मनुष्य, मनुष। ठीक है, मीचू, मीच बन गया। और इसके कुछ अन्य विशेष भी हैं। प्राकृत को ऐसी भाषा माना जाता है जो शुरू से ही प्रयोग में रही है। उसके 3 चरण माने गए हैं। कौन कौन से? प्रथम अवस्था पाली, द्वितीय अवस्था प्राकृत और तृतीय अवस्था अपभ्रंश। नेक्स्ट इज अपभ्रंश भाषा, जिसका टाइम है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था का नाम है। बयाड़ी और महाभाष्यकार पतंजलि ने संस्कृत को मानक शब्दों से भिन्न संस्कार चयुत क्या हुआ? संस्कारों से हटकर भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी थी। वांगभट्ट और आचार्य हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम्य भाषा कहा है। कुछ विद्वानों ने इसे देश भाषा और देशी भाषा भी कहा है, और दंडी ने इसे क्या कहा है? अभिरादी भाषा। क्या कहा है? अभिरादी भाषा। ठीक है, इसको अभिरादी भाषा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये भाषा कैसी है? आभीर होते हैं वो लोग जो गाय भैंस चुराते हैं। ठीक है, उनकी जो भाषा थी वो अपभ्रंश भाषा थी, इसलिए दंडी ने इसको अभिरादी भाषा कहा है। और देशी भाषा, देशी भाषा से इनका क्या मतलब है? देशी भाषा मतलब जैसे कि हम शहरी प्रवेश में बोलते हैं ना, भोजन कर लीजिए। ठीक है, वही उसका बिगड़ा रूप क्या हो गया? खाना खा लो। ठीक है, वो उसका बिगड़ा रूप हो गया। अपभ्रंश को किसने क्या कहा? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता गहुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ठीक है, विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अबहट कहा है। अबहट भाषा कौन सी भाषा है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की बीच की भाषा को कहा जाता है। ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी ने इसको कहा है, अबहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की बीच की कड़ी। जैसे आचार्य दंडी ने क्या कहा? आभीरों की भाषा, और भरत मुनि जी ने भी आभीरोक्ति ही कहा है। ठीक है, वांगभट्ट और हेमचंद्र ने इसे ग्राम भाषा कहा है। किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अणव की भाषा कहा है। अणव की भाषा क्यों कहा है? क्योंकि इसमें क्या होता था? अणव का प्रयोग होता था, नौ की जगह अणव, जो नौ है वो इसमें प्रयोग ही नहीं होता था। ठीक है, धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। डॉक्टर याकोबी ने इसका संपादन किया था। किसने किया था? डॉक्टर याकोबी ने। याद रखिएगा, भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया है। इस भाषा में अन्य रचना भी हैं, वो कौन कौन सी है? पमचुर्यु। ठीक है, जो 8वीं सदी में शंभू ने लिखी है, जिसमें राम जी के जीवन के बारे में बताया गया है। और महापुराण 10वीं शताब्दी में लिखी गई है पुष्पदंत द्वारा। ठीक है, अब अपभ्रंश के भेद कौन कौन से, किसने क्या क्या माने हैं? पहले कौन आते हैं? मार्कंडे। ठीक है, इन्होंने कितने माने? नागर, उपनागर और ब्राचर 3 माने हैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मार्कंडे ने अपभ्रंश के कितने भेद दिए हैं? आपको दे दिया जाएगा 2, 3, 4 कितने दिए हैं, तो आपने गलत नहीं करना है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि इसके 3 भेद है। कौन कौन से? नागर, उपनागर और ब्राचर। नागर कौन सा है? गुजरात की बोली को बोला गया। ठीक है, उपनागर राजस्थान की बोली को बोला गया, और ब्राचर सिंधी राज्य की बोली को बोला गया। फिर नेक्स्ट आते हैं दूसरे, याकोबी। इन्होंने कितने भाग बताए? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। इन्होंने 4 भेद बता दिए। फिर आते हैं तगारे जी। उन्होंने क्या दिया? पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। इन्होंने उत्तरी को हटा दिया। ठीक है, फिर आते हैं नामर सिंह। इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी ही कहा। अपभ्रंश के बारे में कुछ अन्य जानकारी। इसमें स्वर कितने हैं? 10। ठीक है, हस और दीर्घ। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा भी कहा गया है। उकार बहुला भाषा क्योंकि इसमें ऊ की भाषा का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। ठीक है, जो ब्रज और अवधि में मन्नु, कारुणु,
अंगू चलू का प्रयोग यहाँ भी मिलता है, ये है ना णु, ठीक है। द्वित्वीकरण भी मिलता है, चक्र का चक हो गया जो हमने पीछे पढ़ा था। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की भी प्रवृत्ति है। कम का काम बन गया, मतलब आधमो आ में आ गया, ठीक है। धम का धाम बन गया। अपभ्रंश को क्या बोला जाता है? ट वर्ग प्रधान भाषा भी कहा गया। ये पूछा गया क्वेश्चन है, अपभ्रंश को ट वर्ग भाषा प्रधान कहा गया है। ट वर्ग का मतलब है जिसमें ट, ठ, ड, ढ और अणो आते हैं, ठीक है। अपभ्रंश में अणो मिलता है, नौ नहीं मिलता, जो कि मैंने पीछे आपको बताया था, जिसमें अणो ही मिलेगा, नौ का प्रयोग इसमें नहीं होता है। अपभ्रंश में दो वचन थे, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, और इसमें लिंग भी दो थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। अन्यत व्यंजन हलंत का लोप हो गया, इसमें हलंत का इसमें क्या हो गया? लोप हो गया, ठीक है। और अरबी फारसी के कुछ शब्द मिलते हैं, तहसील, कोंचा ताला मतलब कुंजी ताला, और सुल्तान। तद्भव शब्द सबसे ज़्यादा संख्या में मिले, तद्भव शब्द इसमें सबसे ज़्यादा मिले। आचार्य हेमचंद्र की रचना देशी नाममाला कोश में देशी शब्द गिनाए गए हैं। देशी नाममाला याद रखना, डॉक्टर आचार्य हेमचंद्र की रचना है देशी नाममाला। घर गृहस्थी से संबंधित शब्द है, मुँह का मूंग बन गया, चिक्का का थोड़ा, सुपड़ा का झोपड़ी। नेक्स्ट आता है अबहट, जिसका टाइम है 900 से 1100 ईस्वी तक, पर साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं शती तक मिलता है। अपभ्रंश के परवर्ती या परिवर्तित रूप को अबहट कहा जाता है। हरदेव बिहारी के अनुसार इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर की द्वारा रचित वन रत्नाकर में मिलता है। हरदेव बिहारी के अनुसार वन रत्नाकर में किसका सबसे पहले प्रयोग मिलता है? अबहट का, ठीक है। इसके अलावा प्राकृत पैंगलम की भाषा को वंशीधर ने अबहट माना, ठीक है। संदेश राष्ट्रक की भाषा को भी अबहट माना गया है। विद्यापति की कीर्तिलता की जो भाषा है उसको भी अबहट माना गया है। अबहट में कुछ अन्य साहित्य भी लिखे गए हैं, वन रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की, ठीक है। संदेश रासक अदमान में अपभट का प्रयोग मिलता है। अदमान अब्दुल रहमानी है, ठीक है। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर ने भी इसकी भाषा को अबहट बंद माना है। कीर्तिलता विद्यापति की रचना, इसमें एक पंक्ति प्रसिद्ध है, देसीन बयाना सब जन मीठा, ते देसन जपो अबहटा। हरदेव बिहारी ने अपभ्रंश और अबहट में अंतर नहीं माना। जो हरदेव बिहारी है इन्होंने अपभ्रंश और अबहट में अंतर नहीं माना है। कहते हैं कि आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने अबहट को उत्तर या पर्वतीय अपभ्रंश माना है। इसकी व्याकरणिक विशेषता क्या है? अपभ्रंश में ए औ का अभाव था, लेकिन अबहट में मिलते हैं। क्षतिपूर्वक दीर्घकरण का विकास हुआ इस भाषा में। कम से काम बन गया, धम से धाम बन गया। अपभ्रंश की भांति यहाँ भी णों की जगह क्या प्रयोग किया जाता है? नौ। कुछ इसकी विशेषताएं सेम ही है अपभ्रंश की तरह, पर थोड़ी थोड़ी अलग है, ठीक है। पर सर्गों का विकास हुआ, कारक का प्रयोग होने लगा, और तद्भव शब्दों का विकास व विदेशी शब्द भी बढ़ने लगे। कर्ता की ए विभक्ति को डॉक्टर तगारे ने अबहट की प्रमुख विशेषता माना है, ठीक है। जैसे चित्त से चित्त के प्रति, इसे ही सरलीकरण की प्रक्रिया कहा गया है। आधुनिक भाषा, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, and please share our video and subscribe our channel. Thank you so much.